हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूँ 10 का दम का सन। और प्यारे बच्चों, आज हम लोग का पेपर है ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट का। ये 20वां टेस्ट था जो कि 16 नवंबर 2023 को हमारी इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में ही पेपर कंडक्ट हुआ था। पेपर काफ़ी ठीक था, आप सबने बढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमारे सीनियर साथी शैलेंद्र सर, मनीष सर और संगम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस पेपर का बहुत ही शानदार और बखूबी एक्सप्लेन किया है। उसके बाद ये हमारे डायरेक्टर सर का लोगो मिशन नीट 2024 आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये बायोलॉजी की स्केच देख सकते हैं। और ये 10 का दम का FST 20 पेपर है। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये रहा आपके सामने। बड़े अफसोस की बात है कि आप लोग की तैयारी अभी 6 महीने से ऊपर आप लोग की तैयारी हो चुकी है, लेकिन आप डायग्राम नहीं पहचान पा रहे हैं। आपकी बुक में जो डायग्राम बना है बच्चों, ये ए सीलोम का बना है। ए सीलोम। अब पहली बात, ए सीलोम क्यों? क्योंकि ये मीजोडर्म दिख रहा है आपको, ठीक है, मीजोडर्म, ठीक। और बुक में जो उसके पीछे बना हुआ है उस पर वो मीजोग्लिया बना हुआ है, ठीक है, वो एक अलग लेयर होती है अनडिफरेंशिएटेड, उसकी बात तो आप करेंगे ही नहीं। अब ए सीलोम का हो सकता है पहली बात, और ये पाया जाता है प्लेटी हेलमिंथीज में। किसमें पाया था? प्लेटी हेलमिंथीज में, और जिसका मेंबर यहाँ पर टेप वर्म दिया गया है। तो हमें तो आंसर पहला दिख गया। लेकिन सर ये ए सीलोम सीलोम और सीडोसीलोम क्या मतलब है? कहते हैं कि सीलोम का मतलब क्या होता है कि ए टाइप ऑफ कैविटी विच आर फॉर्म बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म एंड आल्सो सराउंडेड बाय बोथ साइड इज अ मेसोडर्म, तो उसे बोलते हैं ट्रू सीलोम। और अगर ऐसा केस हो कि स्प्लिटिंग तो हो जाए लेकिन दोनों साइड वो मेसोडर्म से सराउंडेड ना हो, तो बोलेंगे सीडोसीलोम। इसीलिए आप देखिए आपकी बुक में कैविटी तो बन गई लेकिन उस पर जो मेसोडर्म है वो इस पाउच के रूप में, स्कैटर पाउच के रूप में है। तो वो ऐसा हो कि ये स्प्लिटिंग हो ही ना, ठीक, इसका स्प्लिटिंग होने से आगे पीछे दो कैविटी बने, तो उसे बोलते हैं ट्रू सीलोम, ठीक है। तो ये ट्रू सीलोम, यहाँ पर कोई स्प्लिट नहीं है, केवल 3 लेयर है, ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक, फर्स्ट आंसर। अब देखिए लिखा ट्रेकिया स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी। ये तो आप लोग गलत इसलिए हो क्योंकि आप लोग T5 याद रखते हैं, नो डाउट ये सही है, लेकिन अब ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन। आपको पता है कि ये अगर मैं पूरी पीछे से वर्टिब्री बनाऊं, सबसे पहले मैं ये वर्टिब्री बना रहा हूं, देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, मैंने ये 7 बना दिए। अब इसका क्या नाम है? ये तो भाई सर्वाइकल वर्टिब्री हो गई, सर्वाइकल वर्टिब्री। अब उसके बाद देखिए आप, अब मैं बना रहा हूं क्या चीज? थोरेसिक। और थोरेसिक के कितने होते? 12 होते, 3 4 5। अब देखिए ये आपका T5 है, थोरेसिक की ये 5वीं है, जहां से आपका ट्रैकिया ऐसे चल के बाइफर्केट होता है, ठीक। ये है T5 की पोजीशन। तो ये तो बात सही है कि थोरेसिक की 5वीं वर्टिब्री की पोजीशन पर ट्रैकिया बाइफर्केट होता लेफ्ट एंड प्राइमरी ब्रोंकाई में। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो बच्चों कि ये आपकी ऊपर से 7, अगर हम इसे काउंट करें तो ये टोटल जो मतलब वर्टिब्री की अगर आप बात करोगे, वर्टिब्री की, तो क्या ये 12th वर्टिब्री नहीं है? बिल्कुल है। मैं क्या कह रहा हूं, भले ही टाइप ऑफ वर्टिब्री की अगर आप बात करोगे तो थोरेसिक की 5वीं वर्टिब्री पर ये बाइफर्केट हुआ है, लेकिन अगर ओवरऑल वर्टिब्री की बात करोगे तो 12वें वर्टिब्री पर जाकर के बाइफर्केट हुआ, तो इसलिए 12th वर्टिब्री भी इसका आंसर जाएगा, ठीक है। तो ये केवल, अब भाई पीछे से आप चले तो ऊपर से सर्वाइकल भी तो काउंट करेंगे, तो 7 तो 5 12, चूंकि ये थोरेसिक 12 होता, बाकी के 5 एक एक होते हैं, इसलिए इसका ये भी सही है और ये भी सही है। पहले सही था, बुक में केवल T5 लिखा है, लेकिन मैंने अपना दिमाग लगा के आप लोगों से गलतियां करा ली। ये मेरा ही क्वेश्चन है, मेरा ही पेपर है, क्योंकि FST और NTS मैं ही देखता हूँ, इसलिए मैंने आपसे गलतियां करवा ली। आप देख सकते हैं कि आप ये सोच नहीं पाए, सेंस ऑफ ह्यूमर, कि हम थोरेसिक की 5वीं की तो बात कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से सर्वाइकल के साथ भी काउंट होंगे। अगर हम वर्टिब्री की बात करेंगे तो 5वीं पर हो गया आपका 4th आंसर। ये मैंने ही गलत करा लिया आपसे। अब देखिए सेट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल। अब देखिए कहते हैं बोथ आर ए प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। आपको पता है कि कभी भी रेस्पिरेशन की जब स्टार्ट होती है सबसे पहले होता है ग्लाइकोलिसिस। अब इसके ग्लाइकोलिसिस, अब इसमें क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। अब इसके 3 फेट आपकी बुक में बताए गए हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और आपका क्रेब्स साइकिल या एरोबिक पाथवे।
ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन आप ये ध्यान से देखिए कि जब आप एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो आप ग्लाइकोलिसिस से ही स्टार्ट करेंगे ये प्रोसेस, और जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो फिर ये यहाँ से ये पूरा जाएगा। मतलब ग्लाइकोलिसिस को एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते नहीं है या एरोबिक कहते नहीं है, इट इज ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन का। आपकी बुक में कुछ बच्चों ने कहा सर क्रेब्स साइकिल के लिखा इट इज आल्सो कॉल्ड ए एरोबिक रेस्पिरेशन, वो तो आपने कह दिया ना, हाँ ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन टोटली क्रेब्स साइकिल तो है ही नहीं, क्योंकि लिंक रिएक्शन है, ईटीएस है। तो जब आप एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हो तो ग्लाइकोलिसिस से लेकर के पूरे ईटीएस की बात करोगे, जब एनारोबिक की बात करेंगे तो ग्लाइकोलिसिस से लेकर के आप फर्मेंटेशन तक की बात करेंगे। तो मैंने क्या लिखा, बोथ आर ए प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया एरोबिक एनारोबिक दोनों में कॉमन होती है। ठीक है, तो ये पहला सही है। बहुत से बच्चे कहे सर कि ग्लाइकोलिसिस को क्या एनारोबिक रेस्पिरेशन कह सकते हैं? नहीं, कह नहीं सकते, प्रोसेस है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। ठीक, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दोनों में इन्वॉल्व होते हैं। आपको पता है ग्लाइकोलिसिस का पहला कंपाउंड क्या था, ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तीसरा क्या था फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट, ये 6 कार्बन कंपाउंड होते हैं। ठीक, क्रेब्स साइकिल में देखिए सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, ये भी 6 कार्बन होते हैं। तो भाई ये तो सही है। सबस्ट्रेट लेवल दोनों में होता है, आपको पता है ग्लाइकोलिसिस में 2 जगहों पर 1,3 बाई फास्फोग्लिसिक एसिड से 3 फास्फोग्लिसिक बनता है, तो एक आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉर्म होता है, और फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड से पायरुविक होता है, तो फिर दोबारा आपका सबस्ट्रेट फॉर्म होता है। ये तो सही है। क्रेब्स साइकिल में आपको पता है कि जीटीपी का फॉर्मेशन S² जीटीपी, एक फॉर्मूला है S² जीटीपी, सक्सिल कोएंजाइम में और सक्सिनिक एसिड के रिएक्शन के दौरान ये जीटीपी का संश्लेषण होता है। ठीक है, तो इसका मतलब सबस्ट्रेट लेवल फर्स्ट दोनों में होता है, ये सही है। अब 3 स्टेप तो हमें दिख गए, सही है। डीकार्बोक्सिलेशन जो होता है बच्चों, वो आपके केवल क्रेब्स साइकिल में होता है, एक अल्फा के पहले एक अल्फा के बाद। ग्लाइकोसिस में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए गलत है। आपको पता है ग्लाइकोसिस होती है साइटोप्लाज्म में, और जो आपका क्रेब्स साइकिल है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये गलत हो गया। तो ए बी सी हमें 3 सही दिख रहा है, दैट इज आंसर फर्स्ट। तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ठीक से लिंक नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, क्योंकि बुक में एनसीईआरटी ने अपने हिसाब से लाइन बना के दे दी है। तो उस बात को समझिए, एरोबिक रेस्पिरेशन कहना और एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट होना 2 अलग अलग बातें हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन किसी को कहना और एनारोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट होना एक अलग अलग बात है। अब देखिएगा, विच वन द फॉलोइंग आर द इनकरेक्ट, कुछ नहीं, फ्रॉग यूरियोटेलिक है ह्यूमन की तरह, लेकिन आरबीसी इसकी न्यूक्लिएटेड है, जबकि ह्यूमन की नॉन न्यूक्लिएटेड होती है एट द मैच्योरिटी। और केलर स्पाइनल पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट है, आपको पता है। लेकिन जो बच्चों ऑप्टिक लोब होता है, ये मिड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, ये मिड ब्रेन का पार्ट है, इसलिए ये मैचिंग गलत है, दैट इज 4th आंसर। ठीक, इनकरेक्ट मैच फॉर फ्रॉग। अब देखिए फॉलोइंग इज द, ये अब देखिए जो आपके सही मायनों में जब आप पढ़ते हो आपकी बुक में प्लेसेंटल मैमल, ठीक है, प्लेसेंटल मैमल जो आपकी बुक में दिया है उसका मतलब है ट्रू प्लेसेंटा प्रेजेंट। पहले तो आप ये समझिए, जो आपकी बुक में लिखा है ना प्लेसेंटल मैमल, उसका ट्रू प्लेसेंटा प्रेजेंट, और मार्सुपियल में फॉल्स प्लेसेंटा होता है, इसलिए में ट्रू प्लेसेंटा लिखा हुआ है। तो जब मार्सुपियल की बात आप करोगे, मार्सुपियल, तो इसमें होते हैं फॉल्स प्लेसेंटा या सीडो प्लेसेंटा। ठीक, अब स्पॉटेड कस्कस क्या है, ये आपका मार्सुपियल है। नंबेट क्या है, ये भी मार्सुपियल, लेकिन बॉबकैट जो है वो आपका प्लेसेंटल मैमल है। तो इसका मतलब ये मैचिंग गलत हो गई, ये मैचिंग ये सही है। एडाप्टिव रेडिएशन का संबंध जो होता है वो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से होता है। ठीक है, डाइवर्जेंट से होता है, इसलिए गलत हो गया हमें यहाँ पर थर्ड आंसर। इसे चार्ट जो आपके बने हैं प्लेसेंटल मैमल और आपके मार्सुपियल मैमल का, उसमें जो आपका चार्ट बना उसके एनिमल के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो प्लेसेंटल मैमल का मतलब है ट्रू प्लेसेंटा, इसी को बोलते हो यूथीरिया। मैमल के भी 3 क्लासिफिकेशन हुए थे, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। तो मेटाथीरिया आपका मार्सुपियल है, प्रोटोथीरिया में ऑर्निथोरिंकस आता है, प्रिमिटिव मैमल आते हैं। जो मैमल की ओरिजिन में स्टार्टिंग में सबसे पहले आए वही थे आपके प्रोटोथीरिया, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो अब देखिए माइकोराइजा पाइनस और एग्जांपल ऑफ ऑब्लिगेट, बिल्कुल ये प्लस प्लस का एसोसिएशन है, ये ऑब्लिगेट रिलेशन होता है। मतलब जो इसमें फंगस होता है वो पाइनस के रूट के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, और ये पाइनस अपनी लाइफ साइकिल बिना माइकोराइजा के पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, ये तो सही हो गया। लेकिन देखिए जो कोलाइड रूट में आपके बैक्टीरिया होते हैं वो सियानो बैक्टीरिया होते हैं। पहली बात क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, और ये कोलाइड रूट इनके टैप रूट के अलावा होती है। माइट लेट करिए, मैं क्या कहना, कोलाइड रूट ही क्यों नहीं पाई जाती,
ये अब इनके टैप रूट के अलावा कोलाइड होती है, स्पेशलाइज रूट होती है इनमें। तो भैया ये साइनोबैक्टीरिया हो गया और ये होते हैं नाइट्रोजन करने वाले। लेकिन आप ध्यान से देखिए, ये प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है और इसमें नॉस्टॉक इनहिबिटर रहता है। तो प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इनमें रहता है। तो भैया यूकैरियोटिक हो नहीं सकता, हेटरोट्रॉफिक हो नहीं सकता, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। तो भैया पहला सही है, दूसरा गलत है, ये सेकंड आंसर। अब देखिए इन्हीं कोलाई, पहली बात तो ये समझिए, जो आपके लैक ऑपरान में ये आई जीन बना हुआ है, उसके बाद ये प्रोमोटर, फिर ऑपरेटर, फिर ये ZYA, ठीक है। तो जो ये आपका बना हुआ है मतलब ZYA, तो कहते हैं कि हर ऑपरान का एक स्पेसिफिक रिप्रेसर होता है, एक स्पेसिफिक इंड्यूसर होता है। ये क्यों स्पेसिफिक होता है? क्योंकि हर इंड्यूसर जो होता है वो एक पार्टिकुलर रिप्रेसर से ही बाइंड होता है। तो अब सपोज पहले मामला क्या था, एक आई जीन थी जिसने अपना रिप्रेसर बनाया, इंड्यूसर आया, इससे जैसे इंड्यूसर इससे बाइंड करेगा वैसे होता है स्विच ऑन, इसीलिए और होता है इंड्यूस, इसीलिए आप बोलते हो लाइक ओपरान इंड्यूसिबल ओपरान है। जैसे ये इससे बाइंड होगा, इंड्यूस होगा, ऑन होगा, तब आपका आरएनए पॉलीमरेज वर्क करेगा, इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा। इन सबका इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन होता है क्योंकि ये पॉलीसिस्टोनिक व्यवस्था है भाई, ठीक। इन तीनों का होगा, ये काम तब होगा। अब मान लीजिए इस आई जीन में म्यूटेशन हो गया, तो जो इसका रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा वो म्यूटेंट हो चुका है। भले ही इंड्यूसर आपका पहले वाला ओरिजिनल हो, तो ये इससे बाइंड तो करे भी, लेकिन स्विच ऑन नहीं होगा क्योंकि ये म्यूटेंट हो चुका है। तो जब ये स्विच ऑन नहीं हुआ, इंड्यूस नहीं होगा, तो फिर आरएनए पॉलीमरेज वर्क नहीं करेगा, इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, अल्टीमेटली ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो आंसर क्या, विल नॉट बी ट्रांसलेशन। ये है कहानी, इसी को बोलते हैं इंड्यूसिबल उपरान, स्विच ऑन स्विच ऑफ, इसी को बोलते हैं। सेकेंड आंसर। अब देखिए यहाँ पे लिखा था रीजन ऑफ स्टेम, कुछ नहीं, आपको पता है कि सपोज ये एक सीड है, ठीक, ये सीड है और इसमें आपका ये रीजन था प्लीम्यूल और ये था रेडिकल। जब सीड जर्मिनेट करता है तो नीचे आपका रूट सिस्टम बढ़ता है, ऊपर आपका स्टेम सिस्टम बढ़ता है। ये तो शुरुआत कहानी हो गई। अब उसके बाद देखिए, अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये आपका ऊपर ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक। और जगह क्यों, क्योंकि मेरिस्टेम लगातार ग्रोथ करता है इसके एपेक्स से, और अभी भी इसके एपेक्स पे ये आपका सूट एपिकल मेरिस्टेम है, लेकिन बीच बीच में कुछ मेरिस्टेम के पैचेस छूट जाते हैं, ठीक है। मैचेस के छूटते, इसी को आप नोड बोलते हो, और यहीं से टहनियाँ निकलती, शाखाएं निकलती हैं, फ्लावर की निकल सकती हैं, ब्रांचेस निकल सकती है। तो ये नोड हो गया, और दो नोड के बीच की दूरी ही आपकी इंटर नोड हो गई। तो नोड क्या है, एक प्रकार का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पैचेस है जहां से ग्रोथ होती है, साइड में ब्रांचेस निकलती हैं। तो क्या लिखा, रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न, क्यों कुछ निकलेगा, ब्रांच लीफ निकलेगा या शाखाएं निकलेंगी, आर कॉल्ड नोड्स व्हाइल इंटर नोड द पोर्शन बिटवीन द टू नोड्स। ये सही है। अब देखिए सभी स्टेम जो होते हैं स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन के लिए काम नहीं करते हैं। आपकी बुक में सम लिखा हुआ है, आप अपने से सोचो जितने पेड़ आप अपने आसपास देख रहे हो, क्या सभी प्रोटेक्शन, सपोर्ट, फूड दे रहे हैं क्या? ऐसा तो है नहीं, तो इसलिए गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है, सेकेंड आंसर है। अब ये डायग्राम आप लोग नहीं पहचान पा रहे हैं, बड़े दुख की बात है भैया, ये तो टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम है। रिंग अरेंजमेंट वेस्कुलर बंडल आप देख ही रहे हो, सिंपल सी बात है। और अगर स्कैटर्ड वाला होता तो मोनोकाट का होता। फोर्थ आंसर। अब देखिए जो आपकी ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग में या ह्यूमन जीनोम पर जो मेथोडोलॉजी अपनाई गई थी वो दो बातें थी। सपोज पूरा ह्यूमन डीएनए है, एक अप्रोच ये था केवल उन सेगमेंट्स को जानो जो आपके कोडिंग है, जो एक्सॉन वाल बनाएंगे, मतलब जो एक्सप्रेस होंगे आरएनए के रूप में। एक सीक्वेंस, एक अप्रोच ये था कि कौन कौन एक्सप्रेस होगा, उसको हम टैग कर देंगे, हाँ भाई ये एक्सप्रेसिबल है, ठीक, ये एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग हो गया। और एक अप्रोच ये था कि हम पूरे सीक्वेंस के डीएनए के क्रम को जानेंगे एक सिरे से, चाहे वो कोडिंग हो, नॉन कोडिंग हो, और चाहे एक्सप्रेस होए चाहे ना होए, उसी को बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। तो क्या ये ब्लाइंड अप्रोच है? इफ जेनेटिक्स यूज द ब्लाइंड अप्रोच फॉर सीक्वेंसिंग द होल जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉलोड बाय असाइनमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स, द मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड बाय सीक्वेंस एनोटेशन। तो एक ये है कि जीनोम में केवल उन्हीं सेगमेंट्स के डीएनए को हमको पहचानना है कि हाँ भाई ये एक्सप्रेस हो रहा है, वो है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। और अगर पूरा ब्लाइंड अप्रोच लगाएंगे तो बोलेंगे भैया सीक्वेंस एनोटेशन। जीन मैपिंग कुछ नहीं है, ये एक बड़ा सा आपका क्रोमोसोम है, हमारा इस क्रोमोसोम पे ये जीन यहाँ है, यहाँ ये जीन मैपिंग है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है कि आप एक ऑर्गेनिज्म लो और उसके डीएनए से इंफॉर्मेशन निकालो कि इसके पास ये करेक्टर है, ये गुण रखता है, इससे ये मिलता है, ये चीजें बायो इन्फॉर्मेटिक्स, और इस समय ये काफी प्रचलित है भाई। दैट इज फोर्थ आंसर।
तो प्यारे बच्चों, सेशन यहीं से खत्म हुआ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हर प्रकार के सवाल एफएसटी में आपको और एनटीएस के माध्यम से दे सकूं। बिल्कुल चिंता मत करिए, आपके नीट एग्जाम से आप बहुत पहले ही आपको लगेगा कि पूरी एनसीईआरटी केवल हमारे टेस्ट पेपर से तैयार हो गई। कोई लाइन नहीं छूटेगी, पीवाईक्यू नहीं छूटेगा। आज के इस पेपर में आपने देखा होगा कि लगभग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू थे। ठीक है, भले आपके पीवाईक्यू आपने पीछे का ना देखा हो या आप ना तैयार हो, हम पेपर के माध्यम से ही आपकी पीवाईक्यू को प्रिपेयर करा देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।